अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें पैदाइशी तौर पे पखाने का रास्ता नहीं होता, जिसको एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन या इम्परफोरेट एनस कहते हैं। और इसके ऊपर एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी कि ये इम्परफोरेट एनस या एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, इसका तशख़ीस कैसे की जाती है, इलाज के क्या क्या तरीक़ाकार हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इलाज भी मुकम्मल हो जाता है और उनके प्रॉपर ऑपरेशंस भी हो जाते हैं, पखाने का रास्ता प्रॉपर तौर पर बना लिया जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा कॉन्टिनेंस की एज में आता है, क्योंकि कॉन्टिनेंस अचीव करनी चाहिए बच्चे को 3.5-4 साल 4.5 साल की उम्र में, तो वो बच्चे अपने कॉन्टिनेंस को अचीव नहीं कर पाते, पखाने का कंट्रोल उन बच्चों में नहीं होता। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं कि अगर पैदाइशी तौर पर मोरू के अंदर डिफेक्ट हो, टेल बोन प्रॉपरली ना बनी हो, इसी तरह ऑपरेशन के दौरान अगर जो आंत है, पखाने का रास्ता जो बनाया जाता है, उसको जो पखाने को कंट्रोल करने वाले पट्ठे हैं उनके अंदर प्रॉपरली ना रखा जाए, और इसी तरह से अगर वो पट्ठे कमज़ोर हो जाएं, पीछे से नसें जो पट्ठों को कंट्रोल करती हैं, पखाने के पट्ठे कंट्रोल करने वाले, अगर वो कमज़ोर हो जाए, तो इन बहुत सारी वजूहात की वजह से बच्चे का पखाने का कंट्रोल, पॉटी का कंट्रोल अचीव नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चे उनको बेशुमार मसाइल, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बच्चे को डायपर फ्री नहीं हो पाता, फाइनेंशियल बर्डन्स अलग से हैं, बच्चा अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। किसी बच्चा स्कूलिंग नहीं, अगर स्कूल जाने की उम्र हो गई है और बच्चा इनकॉन्टिनेंट है, पखाने कंट्रोल नहीं है, तो बच्चा स्कूल जाने के काबिल नहीं होता। बार बार बच्चे के जो कपड़े हैं वो गंदे हो रहे हैं, पेरेंट्स के लिए मसाइल हैं, परेशानी है, मेंटल टेंशन है, ठीक है। और बच्चे के लिए भी मसाइल हैं कि उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पब्लिक में जाऊंगा, मैं स्कूल जा सकता हूँ, अपने उम्र के बच्चों के साथ मैं खेल सकता हूँ। और पेरेंट्स उनको कोई भी तकरीबात हो रही हैं, खुशी है, गमी है, शादी ब्याह की तकरीबात हैं और सोशल गैदरिंग्स हैं, तो वो इन बच्चों को नहीं ले जा पाते ऐसी गैदरिंग्स के अंदर, खुशी गमी में शरीक नहीं हो पाते। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल बर्डन्स अलग से हैं कि अगर वो डायपर फ्री नहीं हो रहा तो उसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए? क्या ये बच्चे सारी ज़िंदगी इसी तरह इनका पखाने का कंट्रोल नहीं रहेगा और इसी तरह सॉइलिंग होती रहेगी, पखाना लीक होता रहेगा, इनके कपड़े गंदे होते रहेंगे, और फिर अगर ये बहुत बड़े हो जाते हैं, शादी की उम्र आ जाती है, तो क्या ये सारे सोशल स्टिग्मास ऐसे हैं? तो सोचा मैंने आज के इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करूं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो इनकॉन्टिनेंट होते हैं, कंट्रोल उनका पखाने का नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या इस चीज़ का इलाज मुमकिन है या नहीं? तो हमने इस तरह के पेशेंट्स को देखा है, उनको फॉलो करते हैं, उनका इलाज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल ड्राई रहते हैं इलाज के बाद। कॉन्टिनेंस एक अलग इशू है, और मेन गोल हमारा ये होता है कि बच्चा डायपर फ्री रहे, ड्राई रहे, 24 आवर्स में मुकम्मल तौर पे उसकी लीकेज ना हो, कपड़े ख़राब ना हो, और वो इजीली अपने सोशल लाइफ को अच्छा गुजार सके और बच्चे में कॉन्फिडेंस आ सके कि जी मैं एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता हूँ। तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको इनिशियली इवेलुएट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि आया उसकी टेल बोन बनी है, नहीं बनी, जो ऑपरेशन हुआ है वो सही तरह से हुआ है, जो पखाने का रास्ता बना हुआ है वो आया, वो वाकई जो पट्ठे कंट्रोल करने वाले हैं पखाने को, उन्हीं के अंदर, उन्हीं पट्ठों के अंदर वो रास्ता बनाया गया है। फिर ये सारे मसाइल को, कोई कमर का पहले ऑपरेशन तो नहीं, कमर पे फोड़ा तो नहीं था, इन सारे मसाइल को देखने के बाद उनका एक बेसिक टेस्ट कराया जाता है, जिसको कि बेरियम एनीमा कहते हैं। एक कंट्रास्ट दिया जाता है, एक्सरे में देखा जाता है कि जी वजह क्या है इनकॉन्टिनेंस की। तो दो तरह की इनकॉन्टिनेंस हो सकती है कि एक में कॉन्स्टिपेशन होती है और एक में आंतों की हरकत तेज़ होने की वजह से लूज़ मोशन के, डायरिया के सिम्टम्स आते हैं। तो इन दोनों वजूहात को देखने के बाद, बेरियम एनीमा कराने के बाद, उसकी पोस्ट इवैक्यूएशन फिल्म देखने के बाद इस चीज़ को कैटेगराइज किया जाता है कि आया ये जो स्किन कॉन्टिनेंस है, पखाने कंट्रोल है, इसमें कॉन्स्टिपेशन का अमल दखल ज़्यादा है या इसमें डायरिया का या हाइपर मोटिलिटी, आंत की
तेज़ हरकत होने का अमल दखल ज़्यादा है। तो इसी के ऊपर रहते हुए इन दोनों कैटेगरीज़ को अलग-अलग से ट्रीट किया जाता है। अगर तो कब्ज़ है तो कब्ज़ के लिए उसको इनिशियली कब्ज़ का कंजर्वेटिव इलाज किया जाता है, मिनिमल कोई इन्वेसिव उसमें नहीं होता। खाने पीने के ज़रिए उसको हाई फाइबर डाइट दी जाती है, छिलके वाली डाइट ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है, फल सब्जियां, सैलेड, ठीक है, दही, इसबगोल का छिलका, चक्की का आटा, पानी, ये चीज़ों को उसकी डाइट में ऐड किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उससे बेहतरी आ रही है नहीं आ रही। इसके बावजूद बेहतरी नहीं आ रही, फिर साथ में इसके लेग्जेटिव्स को ऐड किया जाता है। ऐसी दवाइयाँ ऐड की जाती हैं कि जिनसे बच्चे की कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो, सख्त बहाना रिलीव हो और बच्चा अपने स्टूल को खाली करे टाइम टू टाइम। फिर इससे भी नेक्स्ट स्टेज आती है, उससे भी नहीं कंट्रोल हो पा रहा तो फिर एक नेक्स्ट स्टेज आती है, रेक्टल वॉशेस किए जाते हैं पहाने के रास्ते में नलकी डाल के और ड्रिप वाले पानी से, और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर उसको वॉश किया जाता है। और फिर इससे देखा जाता है कि इससे बच्चा ड्राई रहता है, कितने पीरियड के लिए ड्राई रहता है। हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए इस चीज़ को देखा जाता है कि कौन सा सोल्यूशन, कौन सा उसके अंदर चीज़ को मिलाकर और बच्चे को कितना रिलीफ देता है। दिन में कितनी दफ़ा उसको वॉश करने से बच्चा 24 आवर्स बिल्कुल ड्राई रहता है, लीकेज नहीं होती उसके स्टूल की। और जब बच्चा छोटा होता है 6-7 साल की उम्र से या समझ बूझ की उम्र से कम होता है तो फिर तो ये रेक्टल वॉश आउट्स वालिदैन के ज़िम्मे ये लगाया जाता है कि इसको वो रोज़ाना की बुनियाद पर या जैसे एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड की बेसिस के ऊपर इस अमल को दोहराते रहें। उनको सिखाया जाता है, वो रेगुलरली करते हैं और इससे माशाल्लाह बच्चे काफ़ी हद तक स्टूल फ्री हो जाते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मोर उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, बच्चा बाहर भी जाए, क्योंकि पेरेंट्स तो हर वक्त बच्चे के साथ नहीं रह सकते। और बच्चा बड़ा हो जाए और इंडिपेंडेंट होने की तरफ बच्चा माइल हो जाए, 7 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र हो जाए, बच्चा हर चीज़ खुद संभाल सके, समझ सके, तो फिर एक प्रोसीजर किया जाता है कि जिसमें बच्चे की अपेंडिक्स को नाफ के ऊपर लाकर स्टिच कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। और वो काम जो नलकी पहाने के ज़रिए जाके उसको वॉश करते हैं, वो काम बच्चा खुद ईज़िली कम्बोर्ड के ऊपर बैठ के वॉशरूम में दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जाकर अपने उसको यहीं पे नाफ के ज़रिए ही वो नलकी को डालता है। कोई इसमें पेन नहीं होता और कोई इसमें लीकेज के चांसेस नहीं होते कि जी अगर अपेंडिक्स हमने यहाँ पर नाफ पे खोल दी तो यहाँ से पॉटी आना शुरू हो जाएगी, कोई ऐसी अलामत नहीं होती। उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि ये कॉन्टिनेंट रहे, ये बंद रहे, जैसे ही ट्यूब डालें वे खुले, बच्चा उसको वॉश करे और बच्चे की बड़ी आंत सारी की सारी वॉश हो जाए और उसके बाद बच्चा पूरा दिन ड्राई रहे। तो ये चीज़ नहीं है कि अगर बच्चे में पहाने का कंट्रोल नहीं है तो उसको इसी तरह छोड़ दिया जाए और उसके कॉन्फिडेंस को शेक किया जाए, बच्चा बिल्कुल सोशली आइसोलेट हो जाए। तो इस चीज़ का हल मौजूद है और ये चीज़ बच्चा कर सकता है, सारा दिन ड्राई रह सकता है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है। पेरेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन और जो मेंटल स्ट्रेस है पेरेंट्स का और बच्चे का, दोनों इससे इंशाल्लाह रिलीव हो जाते हैं। हमारे पास आते हैं, हम ये प्रोसीजर करते हैं इंशाल्लाह। एक हमने प्रोसीजर किया था अभी रिसेंटली, तो उनका फीडबैक भी इंशाल्लाह हम उससे आपको आगाह करेंगे कि पेरेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा और बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों को बता दिया जाए कि इस चीज़ का हल मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अगर पहाने का रास्ता या किसी भी वजह से बच्चे की कॉन्टिनेंस अचीव नहीं हुई, ठीक है, बच्चा लेट हो गया, पट्टे कमज़ोर रह गए कंट्रोल करने के, तो उसको 24 आवर्स पूरा दिन ड्राई रखने के लिए इसका हल मौजूद है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इनकॉन्टिनेंस से मुतल्लिक और ऐसी बीमारियां जिनमें इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस होते हैं और उसके मुतल्लिक आपको कि कॉन्टिनेंस को कैसे इस चीज़ को बेहतर किया जाए, कैसे ड्राई रखा जाए 24 आवर्स बच्चे को, इस चीज़ को आपको डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में पखाने का कंट्रोल नहीं है, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी ऑपरेशन की वजह से, और डॉक्टर आपको ये बता रहे हैं कि इसके लिए फ्यूचर में कॉन्टिनेंस अचीव करना मुश्किल है, तो आज ही पीडियाट्रिक सर्जन से लाजमी रुजू करें और वो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में गाइड करेगा। थैंक यू सो मच।